लास्ट क्लास में अपन थोड़ा रिविजन किए थे पुराना ना, और बॉन्ड एंथैल्पी आपकी बुक में पेज आगे पीछे तो और नीचे 171 पेज नंबर 171 देखना, पेज नंबर 171 एनसीईआरटी है आपके पास। ओके, उसमें देखना जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में लिखा हुआ है। अगर देखो एक ही एटम है तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी, तो दो एटम है तो बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल ही होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, बस वही एटम है ना, तो बॉन्ड एंथैल्पी एक ही होगी। पर कार्बन अगर चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो चारों को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी ना, समझ रहे हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देख रहे बोल रहा हूँ, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। दिस वाज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होगा कम से कम दो एटम तो होंगे ना, तो ये डायएटॉमिक है तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी है कि बस इनको तोड़ना। बट यहाँ पे तो चार बॉन्ड्स है ना, तो चारों को अलग अलग तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस केस में जब आपको एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है तो आप एवरेज निकालते हैं। तो उसका एग्जांपल देखो आपको दिया होगा, कोई कार्बन CH4 का ही दिया है, CH4 को तोड़ रहे हैं तो देखो कितनी बॉन्ड एंथैल्पी लग रही है, 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी को एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं मिला फिर हाँ 171 ले लिए मतलब 177 जो कुछ बुक में 171 में है, कुछ बुक में 177 में होगा मिला। हाँ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दिख रहा है। हाँ तो देखो CH4 को जब तोड़े तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी हमें, 1665 किलो जूल पर मोल। दिख रहा है ये सबको? हाँ अब नेक्स्ट पेज में आना, उसमें या फिर उसी पेज में दिया होगा, CH4 को पहले एक हाइड्रोजन निकाले तो कितना एनर्जी देना पड़ा, 427। ठीक है, तब CH3 बन गया। अब जब एक और हाइड्रोजन निकालना पड़ा तो 439 देना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा। फिर जब एक और देना पड़ रहा है तो फिर 452 देना पड़ रहा है, और जब आखिरी हाइड्रोजन निकालना है तो 347 देना पड़ रहा है। उसको ऐड करेंगे तब जाके 1665 आ रहा है। फॉलो कर रहे हो वो एग्जांपल? CH4 के चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने टोटल कितना एनर्जी दिया, 1665। अलग अलग हाइड्रोजन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C बॉन्ड H, तो आप चारों का मीन निकालो, एवरेज। तो कितना दिया देखो, एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 416। ठीक है, दैट इज द एवरेज। जब ऐसा पॉलीएटॉमिक होता है ना और सारे एटम एक जैसे ही हैं तब अपन सबका एवरेज निकालते हैं। इस बॉन्ड का एनर्जी, इस बॉन्ड का एनर्जी, इसका और इसका, इन चारों का एवरेज निकालेंगे तो C बॉन्ड H का बॉन्ड एंथैल्पी निकलेगा। क्लियर है? एवरेज ऑफ ऑल द फोर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 416 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? ठीक है, बस एक ये चीज दिखानी थी मुझे। चलो बॉर्न हेबर साइकिल लिख लिए थे, मतलब हेडिंग डाल दिए थे ना। चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल ये भी एक्चुअली में हेस लॉ का ही यूज कर रहा है ना, टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। कुछ लिखे थे और सिर्फ बॉर्न हेबर साइकिल लिखे थे। ओके, इसमें लिखना द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, the lattice enthalpy of an ionic compound, the lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change, is the enthalpy change, the lattice enthalpy of an ionic compound
is the enthalpy change which occurs when one mole of an ionic compound dissociate into its ions. When one mole of an ionic compound dissociate into its ions in gaseous state. In gaseous state. In gaseous state. For example, NaCl एक सबसे पॉपुलर आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, ठीक है। आपको अगर इसको Na पॉजिटिव और NaCl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब आयनाइज करना है, डिसोसिएट करना है आयंस में, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है ना। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड जब बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। दोनों को ही बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे, बस साइन का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से ना आपका आयनिक कंपाउंड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, लैटिस बनाता है। तो उस लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। देखिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज required, yeah, it is the enthalpy change when one mole of NaCl या one mole of ionic compound dissociate into its ions। तो NaCl का आपकी बुक में दिया हुआ है, अगले उसी पेज में देखना। NaCl gives Na positive plus Cl negative, कितना एंथैल्पी है? 788 किलो जूल पर मोल, दिख रहा है? दैट मींस इतना एनर्जी दोगे तब जाके एक मोल NaCl अपने आयंस में ब्रेक होगा। एक मोल NaCl यानी कि 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5 ग्राम NaCl। एक मोल एक होता है मोलर मास।
श्री रीमा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. एनसीईआरटी में जो बॉर्न हेबर साइकिल बना हुआ है ना, उसको ड्रॉ करना है कॉपी में, ठीक है? तो फिर समझते हैं। बोर्ड में शायद आपको क्लियर भी दिख रही होगी, आप सबको तो दिख रही होगी। क्लियर बना रहे, इसी पे हम, ठीक है, वही चीज है। हो गया समझ आया? देखो, NaCl बन कैसे रहा है, एक तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि NaS प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl, ठीक है? ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया ना। इसमें वहां पे लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, LFH, ठीक है? बट अब यही चीज को हम मल्टीपल स्टेप्स में दिखा रहे हैं। क्या क्या स्टेप है देखो, सबसे पहले जो आपका सोडियम है ना, Na
सॉलिड फॉर्म में सबसे पहले वो गैसियस एटम बनता है। आप लोगों को याद है आयनाइजेशन एंथैल्पी का जब अपन डेफिनेशन पढ़ते थे तो हम ऐसा बोलते थे कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from the gaseous atom ताकि वो आयन बन सके। तो पहले आप सॉलिड एटम को गैस में कन्वर्ट करोगे और सॉलिड से गैस वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा है? सब्लिमेशन ऑफ NaS टू Nag। सॉलिड से गैस की या गैस से सॉलिड के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो ये अपने आप को नहीं होगा ना, आपको हीट देनी पड़ेगी सॉलिड से गैस कन्वर्ट करने में। मतलब ये जो सब्लिमेशन का एंथैल्पी होगा ये पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? होगा पॉजिटिव। हाफ Cl2 से Cl चाहिए तो हाफ Cl2 तो आपका मतलब एक Cl2 से Cl चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। Cl2 तो बॉन्ड है ना Cl का, और आपको तो एक Cl चाहिए तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, उसको कहेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। Cl2 से Cl बनाना चाह रहे हैं अपन, तो उसको भी तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी एनर्जी आपकी पॉजिटिव है। अगर आप बुक देख रहे हो तो बुक में देखो पहला दूसरा एनर्जी आपको दिया हुआ है, वैल्यू भी दिया हुआ है। देखना फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है सबको? फर्स्ट पॉइंट NaS से Nag जा रहा है, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम मेटल। डेल सब H का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 108.4 किलोजूल पर मोल। पॉजिटिव है वो ये वैल्यू। क्लियर है? सेकंड पॉइंट देखना, सेकंड पॉइंट आयनाइजेशन नीचे वाला नहीं है, चलो इसको देखते हैं। इसका आ जाओ, उसको बाद में लिया है तो इसका आता है। ठीक है, अब हमको Na पॉजिटिव बनाना, तब तो ये दोनों रिएक्ट करके फिर NaCl बनाएंगे। तो Na पॉजिटिव कैसे बनेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना। तो ये वाली एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसका नाम हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये सब तीनों नाम थे इसके। ये भी पॉजिटिव है, इसकी क्या वैल्यू दी हुई है? 496 किलोजूल पर मोल। दिखा सबको? दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na। समझ में आ रही बात? मतलब ये जो F डेल H F आएगा ना, ये एक्चुअली इन सब का समेशन ही होगा। यही तो हेस लॉ है। हेस लॉ क्या बोलता है कि अगर डायरेक्टली कोई चीज हो रही है उसका एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इनडायरेक्टली का सम। तो अपन ने ट्रायंगल बनाया था ना CO और CO2 वाला, कैसे C से डायरेक्टली CO2 में 393 हो रहा था, और वही C से पहले CO बनाए, CO से CO2 बनाए, तो ऐड करने पे भी 393 आ रहा था। तो यहाँ भी वही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया। स्टेप क्या हो रहा है? पहले सोडियम सॉलिड वाला गैस में कन्वर्ट हुआ और फिर वो सिंगल सोडियम गैसियस एटम आयन में कन्वर्ट हुआ। दोनों तरफ हमको एनर्जी देनी पड़ी, इसलिए दोनों एंथैल्पीज पॉजिटिव होंगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाला देखो थर्ड पॉइंट Cl2 वाला, अगला थर्ड पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है। हाफ Cl2 Cl में कैसे चेंज होगा? बाय गिविंग एनर्जी। अगेन एक्चुअली वो होती है 242, बट वो तो Cl2 की होती है, हमें तो हाफ Cl2 चाहिए, तो इसलिए 242 को हाफ कर दिया तो कितना आया? 120। दिख रहा है वो 120 में सबको? ये भी पॉजिटिव होगी ना कि नेगेटिव होगी? देखिए ये भी एनर्जी देनी पड़ेगी। Cl अपने आप थोड़ा अलग होगा, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। तो इसका भी डेल H क्या आएगा? पॉजिटिव। हो गया 3 डेल H पॉजिटिव, सब्लिमेशन वाला पॉजिटिव, ये डिसोसिएशन भी पॉजिटिव और आयनाइजेशन भी पॉजिटिव। अब क्या करना? अगला स्टेप Cl को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे अपन ने Na को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट किया बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब Cl को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बैठता है तो एनर्जी रिलीज होती है। फॉर अ नॉन मेटल, मेटल में नहीं, मेटल में तो एनर्जी देनी पड़ेगी, नोबल गैस में एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बैठाने के लिए। याद आ रहा है? हम पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव फॉर नॉन मेटल, पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेस एंड मेटल्स, हाईली पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर तब भी आप बैठाना चाहोगे तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले ले। पर Cl तो नॉन मेटल है और बहुत रिएक्टिव वाला नॉन मेटल है, बस एक इलेक्ट्रॉन बैठाओगे वो स्टेबल हो जाएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन बैठेगा ना तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये वाला डेल H या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। देखो अगला फोर्थ पॉइंट वही है। कितना नेगेटिव है? -348.6 किलोजूल पर मोल। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये चारों एनर्जी अपन को पता चल रही है। फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। निकालना क्या है? लैटिस एनर्जी। ये जो निकालना अपना बॉन्ड नेबर साइकिल अपन क्यों यूज कर रहे हैं? टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, जो कि अपन पीछे निकाल चुके। कितना था? 788, है ना भाई? वही अपन निकालेंगे बट कैलकुलेशन से बॉन्ड नेबर साइकिल यूज करके। बॉन्ड नेबर साइकिल समझ में आ गया क्या होता है? इसी को बॉन्ड नेबर साइकिल बोलते हैं। साइकिल जैसा दिख रहा है ना कि NaCl को आप डायरेक्टली बना सकते हो, ऐसे इनडायरेक्टली स्टेप वाइज अगर अपन देखेंगे तो ये सारे प्रोसेस अंदर हो रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रहा है, और कुछ में एनर्जी रिलीज हो रही है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ रहा है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आप चारों रिएक्शन लिखिए, बस कॉमा डेल एच करके सबकी वैल्यू लिख लें। पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ आप नंबर दे देना कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, और इनके पास चारों की इक्वेशंस। कौन कौन से इक्वेशन? पहला इक्वेशन हो जाएगा ये वाला, इसके कॉमा डाल के डेल सब एच नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख रहे हो। ऐसे ही सेकंड का भी लिखो, थर्ड का भी लिखेंगे, फोर्थ का भी लिखेंगे। ठीक है, चारों लिख लो पहले जल्दी से। हो गया, चारों लिखिए। ठीक है, इसमें अपन को ये निकालना है ना, मतलब ये एक्चुअली दिया रहेगा आपको, नीचे लिखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी इसको आप लोग यू लिखे हो, इस एनर्जी को यू लिख रहे हैं, यही तो निकालेंगे अपन यू। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl del F H naught is equals to minus 411 kilojoule per mole, minus 411
किलो जूल पर मोल। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, अगर अपन हेस लॉस में लगाते हैं, अप्लाइंग हेस लॉ, अप्लाइंग हेस लॉ, अप्लाइंग हेस लॉ, del H F naught, del H F naught is equals to, ये डायरेक्ट स्टेप है ना, और बाकी सारे इनडायरेक्ट स्टेप है, तो इज इक्वल्स टू बाकी सबकी एंथैल्पी आप यहाँ पे ऐड कर दो। क्या क्या एंथैल्पी आएगी, एक सब्लिमेशन वाली, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी आई, फिर डिसोसिएशन डेल डिस एच, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस यू। यू भी तो है ना, आखिरी स्टेप अपना यू था ना, ये वाला जिसको अपन निकालना चाह रहे हैं। ये डायरेक्ट स्टेप है और बाकी 5 स्टेप में NaCl बनाए हैं। 5 में से 4 स्टेप का आपको पता है, इसका डायरेक्ट वाले का भी रिलेशन पता है, तो आप बस इक्वेट कर दो तो लैक्टिस एनर्जी निकल जाएगी। समझ रहे हैं, क्या क्या वैल्यू आएगी, डेल सब एच नॉट प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल डिसोसिएशन वाला, क्लोरीन वाला, हाँ हाँ, आप पहले प्लस सब करके लिख दो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं उसको अपन, प्लस यू। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो तो यू निकल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कितना है, -411 है ना, ये कितना था, डेल सब एच 108.4 प्लस आई कितना था 496 बस पॉइंट कुछ है, प्लस ये कितना था 121 माइनस, ये माइनस में था ना, कितना था ये 348.6 प्लस यू को निकालना ही है, तो यू को इधर ले आओ माइनस यू, और 411 को इधर, 411 प्लस 108, अब इसका वैल्यू मुझे बता दो बस ऐड करके। समझिए क्या, हेस लॉ ही यूज कर रहे हैं आप लोग को, क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रीमा एंड श्री क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इसकी वैल्यू बताना मुझे कितनी आ गई है, इन सबको ऐड कर लो, -788 आना चाहिए। अरे करके देखो ना, अरे 788 ऐड करने से कितना आ रहा है टोटल, 411 496 121 एंड 108 कितना आ रहा है 1136.4 ऐसा। ये पॉइंट में एक ही बस वैल्यू है क्या, .4 क्यों आ रहा है, ये तो .4 और .6 में तो वन हो जाते हैं। अच्छा सॉरी वो माइनस में, ठीक है ऐड करना है।
हाँ एक बार एक मिनट एक बार और हाँ ठीक आ रहा है कि सही में म्यूजिक लगे गिटार हाँ ठीक है एक बार और चेक करो आपका नाम क्या है 788 किलो जूल आएगा ये। अब देखो ये नेगेटिव है क्योंकि हम जो बॉन्ड बना रहे हैं ना यहाँ पे राइट, तो एनर्जी रिलीज होगी, पर अगर तोड़ना होगा तो यही पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप डेल्टा, इसलिए अपन देखो यहाँ पे यू लिखे, जब इसको आप लिखोगे ना तो ये हो जाएगा डेल लैटिस एच इज इक्वल्स टू का पॉजिटिव में, क्योंकि लैटिस को तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा और लैटिस बनाना है तो एनर्जी रिलीज, और यहाँ तो बना ही रखे ना, डायग्राम में तो बन रहा है इसलिए यू का वैल्यू नेगेटिव आता है। अगर आप लैटिस एंथैल्पी बोलोगे तो वो तोड़ने वाली बात है, तब वो पॉजिटिव होता है, वैल्यू सेम है। आपको समझ लो ना, मैंने कई बार बताया जब अपन केमिकल बॉन्ड भी पढ़ रहे थे कि जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है और उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, नेगेटिव मतलब बॉन्ड बन रही है। और लैटिस एंथैल्पी का मतलब यही है कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ना, इसलिए ये पॉजिटिव है। क्लियर है? ये आपका बॉन्ड नेबर साइकिल हुआ। ऐसे हम कोई भी आयनिक कंपाउंड के सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्टली लैटिस एंथैल्पी निकालना ना थोड़ा मुश्किल होता है डायरेक्टली, इसलिए हम हेस लॉ यूज करके इनका लैटिस एंथैल्पी निकालते हैं। ठीक है, एक और हमने पढ़ा था डेल सोल एच, इसका क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन बनाना है। अगर जैसे NaCl को मैंने अगर पानी में डाला तो NaCl का सॉल्यूशन बनेगा ना एक्वस वाला, तो वहां पे भी दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? NaCl आपका ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और फिर ये दोनों पानी के साथ कंबाइन करेंगे। दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? इसमें आपने 10 लैटिस H दिया तो NaCl आपका ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, पर अभी ये गैसियस है। सॉल्यूशन में क्या होता है? आप जब NaCl को, सॉलिड वाले को पानी में डालते हो तो Na पॉजिटिव के आयंस एक्वस हो जाते हैं और Cl नेगेटिव के आयंस भी एक्वस फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये तो मैंने इसका रिएक्शन लिखा, आपको समझ लो। सॉल्यूशन NaCl सॉलिड वाला पानी में डाल दिया, Na पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस मिलेगा, ये इसका रिएक्शन। बट ये भी दो स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में Na तोड़ो तो Cl से, तो लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ेगी 788, तब जाके टूटेगा, और टूटने के बाद वो पहले गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा। आफ्टर दैट इसमें अपन एक और एंथैल्पी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी 10H हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड करना, पानी तो है पहले से, बस अब जब ये आयंस इसके साथ पानी के साथ मिक्स होंगे ना, तब फिर से एनर्जी का चेंज होगा। ये सब केमिकल चेंजेस है ना, और एवरी केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व आइदर एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी। अभी अपन बोलते हैं ना कि केमिकल चेंजेस में ये हीट का एक्सचेंज होता है, फिजिकल चेंज में नहीं होता। बट केमिकल हर चेंज में, अगर एक सॉलिड एक आयन बन रहा है तब भी कुछ ना कुछ केमिकल, मतलब कुछ ना कुछ हीट चेंज हुआ है, एंथैल्पी चेंज हुआ है, और जब गैसियस आयन एक्वस बन रहे हैं तब भी एंथैल्पी चेंज हुआ है। दैट एंथैल्पी इज नोन एज हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मैं क्लियर? आप जब कॉपर सल्फेट में पानी मिलाते हो ना, CuS फॉर्म में पानी, तब वो ब्लू कलर का हो जाता है और थोड़ा सा बीकर हल्का सा गर्म भी होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी डालने पे इट रिलीज सम एनर्जी, तो NH नेगेटिव। NH क्या हुआ इसका? नेगेटिव, मतलब यहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, और इसी एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। आप जब किसी सॉलिड को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी डालना,
डिहाइड्रेशन मतलब पानी का लॉस होना, उल्टा है ना दोनों एक दूसरे से, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का del sol H is equals to del lattice H plus del height H, जहां पे आपके दोनों ये एंथैल्पीज, एक लैटिस एंथैल्पी है और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये पॉजिटिव ही होगी क्योंकि तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सॉल्ट, सॉल्ट कैसा है। हम कुछ कुछ सॉल्ट के लिए ये नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ सॉल्ट के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, बट ये तो सबके लिए पॉजिटिव ही होगी क्योंकि आपको तोड़ना है ना बॉन्ड। NaCl बॉन्ड टूटेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। del sol H is equals to del lattice H plus del height H। तो नोट करके इसको बस लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। del sol H is equals to del lattice H plus del height H। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। अगर आपको समझना है कि एक्चुअली में ये क्या होता है तो ये होता है, मतलब इस रिएक्शन के कॉमा डाल के मैं ये जो भी वैल्यू आएगी वो इसका है, और ये चीज दो स्टेप में होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंड देन हाइड्रेशन। ठीक है, तब जाके दोनों एक्वस होंगे। अभी तो बॉन्ड यहाँ पे भी हेस लॉ लग रहा है, यहाँ पे भी क्या लगा है, हेस लॉ। ये डायरेक्टली मिल जाता बट हमने पहले इसको कन्वर्ट किया गैसियस आयंस में, Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसमें अपन ने पानी मिलाया तो ये बन गया आपका, दो स्टेप लगेगा। तो इन दोनों स्टेप का जो एंथैल्पी होगा उसको ऐड करोगे तो ये आ अभी भी तो वही बॉन्ड नेबर साइकिल में भी। ठीक है, और उसका नाम बॉन्ड नेबर साइकिल पड़ेगा क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने, दो साइंटिस्ट मिलकर स्टडी की थी इसके बारे में। ठीक है, एक का सरनेम बॉन्ड था, एक का सरनेम नेबर था, दोनों ने मिला के स्टडी की थी NaCl की, इसलिए उस साइकिल को बॉन्ड नेबर साइकिल नाम दिया। बाकी आप हर में यही करते थे। CO2 वाला भी तो साइकिल ही बनाया था अपन, ट्रायंगल वाला, वो भी तो साइकिल ही था। C से डायरेक्टली CO2 बनाओ या C से पहले CO बनाओ, CO से CO2 बनाओ, एक ही मतलब, वो भी एक साइकिल ही था। वहां भी गैस वाली लगाए थे अपन। ठीक है, तो बॉन्ड नेबर साइकिल ने कुछ नया नहीं किया है, बस ये है कि कुछ अलग अलग स्टेप बता दी कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और अपना करना है अपन को, कैलकुलेशन ऑफ del H एंड del U, या मेजरमेंट भी लिख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ del H एंड del U, मेजरमेंट ऑफ del H एंड del U, ब्रैकेट में लिखना कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। एक कैलोरीमीटर होता है, आपको लैब में मिलेगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं उसको, है ना। वो बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से हम अपने सिस्टम का या अपने सब्सटेंस का del H और del U निकाल सकते हैं। del H क्या है आपका, चेंज इन एंथैल्पी, उस पर्टिकुलर सैंपल में कितना एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, और del U यानी कि उस पर्टिकुलर सैंपल सब्सटेंस के सैंपल में कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है। उसके निकालने के लिए हमें सिर्फ ना हीट कैलकुलेट करनी है। हीट, ये अपन हीट के बराबर करते थे ना, क्या था यहाँ पे P और यहाँ पे P। अगर आपने उस सब्सटेंस का हीट रिलीज या एब्सॉर्ब निकाल लिया एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब आपने उसका चेंज इन एंथैल्पी निकाल लिया। या अगर आपने उस सब्सटेंस का हीट एब्सॉर्ब और रिलीज निकाल लिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आपने उस सब्सटेंस का del U निकाल लिया। समझ में आ रही बात? तो अपन को बस उस सब्सटेंस का हीट देखना है। ठीक है, अब हीट के लिए भी अपन एक फॉर्मूला देख लेते हैं, हीट कैपेसिटी का। C याद है, C इज इक्वल्स टू Q बाय
डेल्टी। स्मॉल सी के लिए अपन यहाँ पे m मल्टीप्लाई किए थे और Cn के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ से Q निकल जाएगा। Q क्या होता है? C इंटू डेल्टी। ये अपन एक फॉर्मूला भी लिखे थे, लास्ट में लिखवाया था तीनों। पहले अपन तीनों पढ़े थे और लास्ट मैंने Q का फॉर्मूला लिखवाया था। देखो एक बार पीछे पलट के क्या फॉर्मूला लिखे थे। जहां पर सी पढ़े थे वहीं पे बोला 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 बोला, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टी। वही T2 माइनस T1 मतलब डेल्टी, और m क्या है? मास। ठीक है, मतलब अगर आपको सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी या एक और फॉर्मूला स्मॉल c इंटू डेल्टी इंटू m सब लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर इंटू मास इज Q। फॉर्मूला तो ये था ना, C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टी इंटू m। यही से तो Q आया है, C इंटू डेल्टी इंटू m। अगर आप Q निकाल लिए मतलब आप उनका डेल्टा H और डेल्टा U निकाल, यही कैलोरीमेट्री होता है। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। उस बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम अपने सब्सटेंस को रखते हैं जिसका मुझे डेल एच और डेल यू निकालना है। ठीक है, वो एक क्लोज्ड कंटेनर होता है, मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है। मैंने बताया ना कि जब भी हमको गैस का रिएक्शन कराना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हम हमेशा क्लोज्ड वेसल में कराते हैं, क्योंकि क्लोज्ड वेसल में गैस एस्केप नहीं हो सकती, तो उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जहां आपने वेसल को ओपन कर दिया वो गैस स्प्रेड होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तब फिर कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ रहा? उसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। तो अगर मुझे डेल वी को जीरो रखना है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए तो आई नीड अ क्लोज्ड वेसल, और बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज्ड वेसल होता है। ठीक है, तो डेल यू का मेजरमेंट हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से करेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि वो एक क्लोज्ड वेसल है। देखो इसमें नीचे we can measure energy changes, we can measure energy changes। energy changes मतलब यही करो, डेल एच एंड डेल यू, उधर एनर्जी चेंजेस एक एंथैल्पी है और एक इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस। वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस associated with chemical or physical processes by a technique called calorimetry. By a technique called calorimetry. By a technique called calorimetry. So, in calorimetry, कैलोरी एक्चुअली हीट का यूनिट होता है ना, हीट का एक यूनिट जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है, और जूल और कैलोरी में रिलेशन भी होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। तो इसलिए कैलोरीमेट्री होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इस एक्सपेरिमेंट से हीट तो निकाल रहे हैं, बस कांस्टेंट वॉल्यूम में निकालोगे तो डेल यू आ जाएगा और कांस्टेंट प्रेशर में निकालोगे तो डेल एच आ जाएगा, जो हमारा मेन हेडिंग था, मेजरमेंट ऑफ डेल एच एंड डेल यू। Okay. So in calorimetry, the process is carried out in a vessel called, in calorimetry, the process is carried out in a vessel called calorimeter, which is immersed in a known volume of a liquid, known volume of a liquid, full stop. Knowing the heat capacity of the liquid,
knowing the heat capacity of the liquid, knowing the heat capacity of the liquid in which calorimeter is immersed, knowing the heat capacity of the liquid in which calorimeter is immersed, and the heat capacity of calorimeter, and the heat capacity of calorimeter so it is possible to determine, it is possible to determine the heat evolved in the process. The heat evolved in the process by measuring the temperature change. 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 So next time, measurements are done under two conditions. Measurements are done under two conditions. First, लिखना at constant volume. At constant volume. And अच्छा constant volume पे फॉर्मूला डालती है QV लिख लेना. QV. QV और ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्यू. अल्टीमेटली QV निकाल दिया मतलब डेल्यू निकाल लिए. एंड सेकेंड लिखना एट कांस्टेंट प्रेशर QP ब्रैकेट में LH. देखो मैंने दोनों लिया है. एक आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका, और एक एक्चुअली में वो दिखता कैसा है. जो राइट साइड में डायग्राम देख रहे हो ना वो ऐसा दिखता है, ठीक है. और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये आपकी बुक में बना हुआ, ठीक है. अब देखो इसमें है क्या बॉम्ब कैलोरीमीटर में. ये अंदर जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, दिस वन, इसको एक्चुअली बॉम्ब बोलता है. ठीक है, स्टील का बॉम्ब है जो एक वेसल के अंदर प्लेस्ड है. उस वेसल के अंदर एक लिक्विड है, दिख रहा है ब्लू कलर का जो लिक्विड है, ठीक है ना. बल्कि बॉम्ब द कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ठीक है, तो ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर विच इज इमर्स्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. और उस बॉम्ब के अंदर एक सैंपल को हम बर्न करने वाले. एक क्रूसिबल है, क्रूसिबल मतलब एक वेसल जिसके अंदर हम अपने सैंपल को रखने वाले, जिसका मैं LH या डेल्यू निकालना चाह रहा हूं. तो बर्न करोगे ना तब तो पता चलेगा कितना हीट चेंज हो रहा है उसमें. तो यहाँ एक क्रूसिबल है, वेसल, और वेसल के अंदर हमने एक सैंपल रखा. येलो कलर दिख रहा है आपको अंदर, दिस वन, दैट येलो कलर इज अ सैंपल. और उसके अंदर ये जो रेड कलर का जो आपको रॉड कॉइल दिख रहा है ना, वो एक्चुअली हीट देने के लिए. हम ऐसा आग नहीं जलाएंगे उसके अंदर, हम उसको हीट कैसे कर रहे हैं, करंट पास करा के. ऊपर करंट दे रहे हैं, देखो इग्निशन वायर्स. यहाँ करंट दोगे तो करंट की हेल्प से भी तो हीट होगा ना. करंट का तो हीटिंग इफेक्ट होता ही है. आप किसी चीज में करंट दोगे तो वो चीज हीट होगी. तो आप इस तरीके से अपने सोर्स को या अपने सैंपल को हीट कर रहे हैं, ठीक है, राइट. अब ये जो हीट है ये आपके लिक्विड में ट्रांसफर होगी ना. बगल में तो है लिक्विड, या आपका आउटर वेसल और बॉम्ब के बीच में एक लिक्विड है. और वो लिक्विड में इसकी हीट आएगी जब ये गर्म होगा. तो आया ना, ये गर्म होगा, इसकी हीट लिक्विड में आएगी, और वो राइज इन टेम्परेचर आप मेजर करने के थर्मोमीटर लगाओ. और एकदम प्रिसाइज रीडिंग के लिए यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा है ताकि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चले कि पहले उस लिक्विड का टेम्परेचर कितना था. T1,
हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो गया, दैट इज डेल टी। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो Q अपना होता क्या है, C यानी कि हीट कैपेसिटी इनटू M यानी कि मैंने कितना सैंपल लिया हुआ है मास, इनटू डेल टी जो अपन थर्मोमीटर से नोट करते हैं। अब आप तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द सैंपल एंड चेंज इन टेम्परेचर, वी कैन फाइंड Q। और ये एक्चुअली में कौन सा Q है, QB, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। तो इस तरीके से अपन ने डेल U निकाला। समझ में आ रही है बात? तो एक्चुअली ये पूरा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हीट करने से कितना हीट बाहर आ रहा है, उससे इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, वो नोट करेंगे, वो डेल टी आता है। ऑब्जर्वेशन एक्चुअली हमारा यही है। ऑब्जर्वेशन क्या है, डेल टी कैसे निकाले। पहले टेम्परेचर T1 था, हीट करने के बाद टेम्परेचर T2 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। ये मास तो हम जानते हैं क्या लिए रहेंगे, स्मॉल एन, और आपकी किसी भी लिक्विड का हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है। हीट कैपेसिटी होता है, इट इज द टेम्परेचर, सॉरी इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, उसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अगर बढ़े ना, अगर आपको किसी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, एंड द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो वो तो लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा। पानी है, जैसे पानी का टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना तो हर बार उतनी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा, वो उसका स्पेसिफिक हीट होगा। ऐसे ही बाकियों का भी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो इसका डायग्राम आप लोग खुद से बना लेना, देखिए, है ना। इसका अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। हम दो तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं ना, एक डेल यू के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम में, और एक डेल एच के लिए कांस्टेंट प्रेशर। तो पहला लिखना डेल यू मेजरमेंट, डेल यू मेजरमेंट, डेल यू मेजरमेंट। इसके लिए जगह आप लोग छोड़ देना, बुक से डायग्राम बना लेना बॉम कैलोरीमीटर का, ये वाला। ठीक है, ओके। इसमें लिखना नीचे heat absorbed at constant volume, heat absorbed at constant volume, heat absorbed at constant volume is measured in a bomb calorimeter, is measured in a bomb calorimeter, is measured in a bomb calorimeter, full stop. Here a steel vessel, here a steel vessel, here a steel vessel, वो जिसको क्रूसिबल बोल रहे हैं, here a steel vessel called bomb, सॉरी ये वाला, ये तो क्रूसिबल है, ये वाला। here a steel vessel called bomb, आउटर वाला, ये वाला, एकदम आउटर वाला नहीं, ये जिसको अपन ने इमर्स किया है लिक्विड में। here a steel vessel called bomb is immersed in a water bath, liquid water ले लिए, is immersed in a water bath, the whole device is called कैलोरीमीटर। कंप्लीट डिवाइस को अपन कैलोरीमीटर बोल रहे हैं, अंदर बॉम्ब रखा हुआ। बॉम्ब मतलब फटने वाला बॉम्ब नहीं, ठीक है। जिसके अंदर हम अपने सैंपल को इग्नाइट करने वाले हैं उसको बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है, ओके। द होल device is called calorimeter, full stop. The steel vessel is immersed in water bath, the steel vessel is immersed in water bath to ensure that, to ensure that, to ensure that no heat is lost to the surrounding, to ensure that no heat is lost to the surrounding। मतलब देखो, जितनी भी वो हीट ये सब्सटेंस लिबरेट कर रहा होगा ना, वो वाटर तक ही जाए, वो और बाहर ना आए। समझ में क्या बोल रहा हूँ? वो सिर्फ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में काम है, ताकि अपन को टेम्परेचर का डिफरेंस पता चल जाए कि कितना हीट देने से कितना टेम्परेचर बढ़ा है। क्या लिखें लास्ट पॉइंट,
सराउंडिंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखा अ कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसका डेल एच या डेल यू हम निकालना चाह रहे हैं। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाइऑक्सीजन, इन प्योर डाइऑक्सीजन। देखो ऊपर से ऑक्सीजन सप्लाई भी आ रही है ना, ताकि वो बर्न होता रहे, क्योंकि हमें पता है कि जहां ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होगी जलना बंद हो जाएगा, तो वो भी हमको जलना भी, उसको जलाना भी है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी जरूरी है टू कंटिन्यू इट्स कंबशन। ठीक है, तो द कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाइऑक्सीजन सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब। ठीक है, तो सब heat evolved during the reaction, heat evolved during the reaction is transferred, heat evolved during the reaction is transferred to the water around the bomb, around the bomb। एक चीज और आपको दिख रही है, हम सब चीज का डिस्कशन कर लिए, एक क्या छूट रहा है, कुछ और दिख रहा है नया? ये तो बाहर का वेसल हो गया, अंदर का बॉम्ब हो गया, अंदर का क्रूसिबल हो गया, अंदर का सोर्स हो गया, ये आपके कॉइल्स हो गए, ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हो गया, ये थर्मोमीटर हो गया फॉर टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ये एक एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है, क्या है वो? स्टिरर। ताकि जो हीट यहाँ आए ना, वो ऐसा ना हो कि पानी के एक तरफ ही वो हीट एक्यूमुलेट, वो पानी को हाँ एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट करे। आप स्टिरर से यही तो करते हैं ना, स्टिरर यानी कि चम्मच रहेगी, आप उसको स्टर करके वो हीट को चारों तरफ फैला रहे हैं, ताकि वो पानी जो हीट, क्योंकि देखो हीट तो इस तरफ से ही आएगी ना नीचे से, तो ऐसा ना हो कि बस यहीं का पानी गर्म हो, ऊपर का पानी गर्म ना हो। तो आप स्टिरर से कंटिन्यूअसली इसको हिलाते रहोगे, ताकि वो हीट जो है वो कंटिन्यूअसली पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ताकि टेम्परेचर रीडिंग सही आए। सही है, heat evolved during the reaction is transferred to the water around the bomb and its temperature is monitored, and its temperature is monitored। ठीक है, अब हम इसके मेजरमेंट को क्यूबी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा वेसल सील्ड है। वेसल अगर पूरा सील्ड है ऊपर से नीचे से आजू बाजू से, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। दैट मींस जो भी हीट हम कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक लाइन और देखते हैं उसके लिए। सिंस द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, सिंस द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change, its volume does not change। That is the energy changes, जो एनर्जी चेंज आप निकाल रहे हैं, that is the energy change associated with reaction, the energy change associated with reaction are measured at constant volume। ठीक है, लास्ट लाइन। temperature change of the calorimeter, temperature change of the calorimeter, temperature change of the calorimeter produced by the completed reaction, produced by the completed reaction is then converted to QV, is then converted to QV, produced by the completed reaction। पूरा जब आपका सैंपल जल जाएगा ना, तब हम टेम्परेचर नोट करेंगे, और जब अपन ने स्टार्ट किया था तब टेम्परेचर नोट करेंगे। T2P1 आ जाएगा, कितना हीट इवॉल्व हुआ वो निकालना है हमें,
तो इसलिए अपन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Q is equals to C into M into delta T। ठीक है, क्या लिखे हैं? The temperature change of the calorimeter produced by the completed reaction is converted to QV by following relation. By following relation. C into del T into M. ठीक है, where C is the, where small c is the heat capacity of calorimeter. Small c is the heat capacity of calorimeter. Del T is the change in temperature. And small m is the mass of sample taken in the vessel. Del T change in temperature, C heat capacity of calorimeter, and small m is the mass of sample taken in the vessel. इस रिलेशनशिप से अपन del U निकाल सकते हैं। ये जो आएगा यही तो del U है। तो del U is the heat absorbed or released at constant volume। ठीक है, डायग्राम में जगह छोड़ दो, क्योंकि जगह मत छोड़ो, बना के लेके आना नेक्स्ट क्लास में। और डेल एच का मेजरमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा इस टॉपिक में, फिर हम सेकंड लॉ में आएंगे। तो इससे आपका फर्स्ट लॉ पूरा खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा? बेसिकली ये लॉ, एक्चुअली इस लॉ का ड्रॉबैक भी क्या है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये लॉ हमें क्या बता रहा है कि बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप वर्क कर रहे हो, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। आप हीट दिए तो वो हीट भी ऐड हो गई इंटरनल एनर्जी में। मतलब एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। दैट हीट एनर्जी गॉट चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी, वर्क गॉट चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी। वो U2 - E1 is equals to Q plus W। ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ डील्स विद ओनली एनर्जी एक्सचेंज या एनर्जी का कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और ये हमेशा कंजर्व रहता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। बट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये तो बता रहा है कि हाँ, इस प्रोसेस, इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे एनर्जी चेंज एक्सचेंज कैसे होगा, बट वो ये नहीं बता रहा कि क्या ये प्रोसेस होगा भी कि नहीं होगा। मतलब इट डू नॉट टॉक्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे पानी ऊपर से नीचे तो आता है, हमें पता है, पर पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता ना, वो आपका फिजिबल नहीं है, बट ऊपर से नीचे आएगा वो फिजिबल रिएक्शन। तो ऐसे ही कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, वो आपको फर्स्ट लॉ नहीं बताता। उसके लिए अपन सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, जिसमें अपन एक और टर्म पढ़ेंगे, एंट्रोपी। उससे अपन स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब हिंदी में इसका मीनिंग होता है स्वाभाविक, जो चीजें होनी है स्वाभाविक है। पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा, पत्थर नीचे से ऊपर जाना अस्वाभाविक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। पर जा सकता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। पानी भी नीचे से ऊपर जा सकता है ना, पर उसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं, कैसे अपन पहचानेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है ना, ये सब आपको सेकंड लॉ में पता चलता है। तो फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक अगर मैं पूछे तो यही है कि इट इज अनेबल टू टेल अस द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और अ रिएक्शन। एक रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है या पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमें फर्स्ट लॉ नहीं बताता। दैट इज द ड्रॉबैक। वो भी अपन 2 लाइन लिखने में ड्रॉबैक। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन एंट्रोपी चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।